आज का जो थ्योरी है हमारा वो है डीबे थ्योरी या तो मॉडल जो भी लिख सकते हैं हम लोग। थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो देखिए भैया ये स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड में बहुत बड़ा बड़ा कांड हो चुका है भाई। पहले बार आए कौन? ड्यूलोंग एंड पेटिट्स। ठीक है, ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो सीवी होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, किसका? सॉलिड का, वो 3R के बराबर होता है भैया। और ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। इसको बर्फ़ के, सॉलिड को बर्फ़ के अंदर रख दो तो भी इतना ही होगा, रूम टेम्परेचर पर रखो तो भी इतना ही होगा, जहाँ पर रखना है वहाँ रखो उतना ही होगा। ठीक है, दूसरा बार बोले नहीं, गलत बात। दूसरा वैज्ञानिक आ गए जिनका पर बहुत भयानक तरीके से नाम हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइंस्टीन साहब आए। इन्होंने बोले बोले भैया डुलोंग तुम कुछ न कुछ गलती कर रहे हो, और तुम जो नियम मान रहे हो ना वो नियम थोड़ी गलत है। क्लासिकल मैकेनिक्स मान रहे हो भाई, और हम लोग यहाँ पर आज तो क्वांटम मैकेनिक्स के दुनिया में आ चुके हैं, क्वांटम फिजिक्स के दुनिया में। तो ये चीज़ गलत है भाई। तो उन्होंने क्या किए, उन्होंने जो सॉल्यूशन किए, उन्होंने कहा कि नहीं, सी भी जो है, ठीक है, सी भी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा के लिए, जब रूम टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट और रूम टेम्परेचर के बीच में जब टेम्परेचर रहता है ना, तब सी भी इक्वल टू 3R होता है। उससे कम जब होता है ना तो वो एक्सपोनेंटली, कैसे बच्चों? एक्सपोनेंटली डिक्रीज करता है, एक्सपोनेंटली डिक्रीज करता है। लेकिन भाई साहब इन्होंने ग्राफ बनाए तो ग्राफ में देखिए, ये जो है ओरिजिन है, इधर लिया उन्होंने सी भी को और यहाँ पर ले लिए 3R को। ठीक है, तो अब बच्चों अपने सोचो कि इस तरह से जो है सो ये वाला चीज़ बता दिया डुलोंग साहब ने कि इस तरह से रहेगा हमेशा, सी भी इक्वल टू 3R। लेकिन आइंस्टीन साहब ने बताया कि अगर ये रूम टेम्परेचर है, अगर ये मेल्टिंग पॉइंट है, तो जो है यहाँ से इस तरह से जो है सो इसका सी भी इक्वल्स टू का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये वाला कौन बताए? आइंस्टीन साहब की जय हो। लेकिन बात भैया कुछ अलग थी, एक्सपेरिमेंट के अनुसार से कुछ और आ रहा था। ये सी भी तो आ रहा था, यहाँ भी सी भी आ रहा था, लेकिन किसके लिए? हाइयर टेम्परेचर के लिए, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा के लिए। लेकिन जब रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हो ना, तब जो ग्राफ बनता था ना वो इस तरह से बनता था, और आइंस्टीन साहब ने बना दिया इस तरह से। ठीक है, तो गड़बड़ हो गए यहाँ पर। तो आइंस्टीन साहब का भी थ्योरी जो है सो थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक डाउन कर गया। तीसरे पोजीशन पर आ गए थ्योरी लेकर के बाबा साहब, जिनका नाम है क्या? डीबे। डीबे थ्योरी। ठीक है, इन सब जितने भी वैज्ञानिक हैं सबके मन में रिस्पेक्ट रखिए, सबके लिए अपने मन में रिस्पेक्ट रखिए, क्योंकि ये सब वो वैज्ञानिक है जिन्होंने वो करके दिखाया जो हम लोग को रट्टा मारना पड़ता है भाई, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, रट्टा नहीं मारने की कोशिश करेंगे, अपनी भाषा में समझेंगे। जिस तरह से होता है ना कि दो मेढक को एक तराजू पर तोलोगे तो नहीं तोल पाओगे ना, क्यों? क्योंकि एक इधर फुदक के जाएगा, एक उधर फुदक के जाएगा। तो डीबे थ्योरी ने बताया कि देखिए सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आइंस्टीन साहब आप भी कुछ न कुछ गलती किए हैं, और आप जो गलती किए उसको नस मैंने पकड़ लिया है, अब कहेंगे नहीं, डायरेक्ट हम छापेंगे, पत्रिका में छापेंगे। तो वही चीज़ जो डीबे थ्योरी ने दी है, और आइंस्टीन ने क्या गलती की है, इसी चीज़ को आज हम लोग भी यहाँ पर छापेंगे। तो चलते हैं, लाइन पर बने रहिएगा। ठीक है, तो बात ये है कि जो डीबे थ्योरी है, डीबे थ्योरी है, उन्होंने कुछ न कुछ गलती जो है सो आइंस्टीन का पकड़ा था। तो आइंस्टीन साहब ने क्या एजम्पशन किए थे कि जितने सारे एटम्स हैं सॉलिड के अंदर, जितने सारे एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट करते हैं, मतलब किसी दूसरे एटम के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। और यही बात जो है सो भनक उनको डीबे साहब को नहीं लगा। डीबे साहब को लगा कि नहीं, इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कैसे करेंगे भैया? जब ये वाला एटम है बीच वाला मान लो, तो ये वाला एटम जब वाइब्रेट करेगा तो इसको भी तो डिस्टर्ब कर देगा, ऊपर वाले को भी डिस्टर्ब कर देगा, इधर साइड वाले को भी डिस्टर्ब करेगा, इधर वाले को भी डिस्टर्ब करेगा। और अगर ये सब चारों वाइब्रेट करेगा तो मिल करके बीच वाले को डिस्टर्ब करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो इंडिपेंडेंटली तो वाइब्रेट नहीं कर सकता भाई।
तो यही चीज़ आइंस्टीन साहब का गलती हुआ, और उन्होंने जो पहला अजम्पशन दिए उन्होंने यही कहा कि जितने सॉलिड के एटम होते हैं सब के सब जो है सो अपने नाइबर के जो एटम है उससे जो उनके फील्ड में होते हैं, और वो जो है सो इनके वाइब्रेशन में उसका अपना योगदान भी रहता है। ठीक है, तो जितने भी एटम है, ईच एटम इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड ऑफ फोर्स ऑफ नंबर ऑफ अदर वाइब्रेटिंग एटम। ठीक है, मतलब हर एक एटम जितना था, ईच एटम, नोट्स चाहिए व्हाट्सअप में आइएगा, व्हाट्सअप का नंबर इधर साइड में भैया क्या है यहाँ पर 9608375162। ठीक है, तो उन्होंने कहा ईच मतलब हर एक एटम इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नाइबरिंग एटम। ठीक है, बस इतने चीज ध्यान के रखो। और उन्होंने कहा था कि नहीं, जो हर एक एटम है जो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट करता है, अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करता है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। तो पहला अजम्पशन था ये ऊपर वाला। ठीक है, तो दूसरा एजम्पशन क्या था भाई? तो दूसरा एजम्पशन ये था कि जो ये एटम वाइब्रेट करते हैं तो ये इलास्टिक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करते हैं। इलास्टिक, अरे बच्चा क्या लिख दिए भाई, मतलब क्या लिख दिए, इसको मिटाओ यहाँ से। हाँ, स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है लेकिन उसी के जैसा एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, बताना एक्टिंग कैसा लगा, है ना। तो यहाँ पर जो इलास्टिक स्टैंडिंग वेव क्रिएट करता है, ठीक है, इलास्टिक स्टैंडिंग वेव, और ये स्टैंडिंग वेव जहाँ आया वहाँ पर दोनों आया, कौन कौन, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। समझ में आई बात? ओके, ये दूसरा था, इलास्टिक स्टैंडिंग वेव क्रिएट करता है। ठीक है, हम समझा दे रहे, नोट्स आपको मैं ग्रुप में भेज दिया हूँ, चाहिए तो व्हाट्सएप में आ जाइए, व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरा अजम्पशन जो इस साहब ने मान लिए, उन्होंने कहा कि जो एनर्जी होगा इसका वाइब्रेशन का, वो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा और ना ही कैसे होगा, एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, और या तो कह सकते हैं नॉट या तो एंड लिखिए, एंड कंटिन्यूअस भी नहीं होगा एंड क्वांटाइज्ड भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा एजम्पशन था यहाँ पर किसका, एनर्जी, जो ये एटम वाइब्रेट करेंगे ना उसका एनर्जी। ठीक है, चलिए ठीक है, सारे एटम एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में वाइब्रेट करते हैं, कोई अपने अकेले वाइब्रेट नहीं करता। यही सबसे बड़ा नस था। हम बोल रहे हैं बीमारी बड़ा नहीं होता, डॉक्टर के लिए बीमारी बड़ा नहीं होता, डॉक्टर के लिए टेस्ट बड़ा होता है। अगर टेस्ट अच्छे से हुआ तो बीमारी पता चल जाएगा, टेस्ट अच्छे से नहीं हुआ तो बीमारी पता नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं तो सिंपल मलेरिया को ब्लेन मलेरिया बना के दवाई दे रहे हो तो क्या होगा, और साइड इफेक्ट होके मर जाएगा, झन्नू में चल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो सही बात है ना। तो क्या है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है जांच। ठीक है, तो वही जांच जो डीबे साहब ने कर लिए थे, और जांच चूंकि की है, पहले बार में जो जांच आया उन्हीं के आधार पर बाकी सबके एजम्पशन को मान लिए। ठीक है, तो देखिए जो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ मोड्स होते हैं। ठीक है, तो एक एटम वाइब्रेट करेगा 3 एक्सिस से, एक एटम वाइब्रेट करेगा 3 एक्सिस से। ठीक है, और अगर एन एटम है तो कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3n। नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड विल बी इक्वल टू 3n। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बचवा, देर इज सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज। ऐसा देखिए ये सब एटम जो है सो ज़्यादा ना उछल जाए, इसके लिए डीबे साहब ने ये भी मान लिया कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज है, उसके आगे एटम वाइब्रेट कर ही नहीं सकता, कोई भी एटम वाइब्रेट नहीं कर सकता। और ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज जो है सो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल दोनों के लिए एक ही है। और वो जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज कहा उन्होंने VD कहा, और इनका नाम दिया यहाँ पर उन्होंने डीबे फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दिया? डीबे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोई कोई इसको VM भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम से क्या जाता है, नाम तो डीबे ही रहेगा ना। M मतलब मैक्सिमम, BD मतलब BD, सॉरी न्यू डी मतलब डीबे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, न्यू डी, भी नहीं बोलना बच्चों, भी बोलते सीधा भी, छोटा भी इस तरह टेढ़ा, और ये है न्यू। ठीक है, यहाँ पर जो लिखे हैं वो है न्यू,
जो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। और ये जो है सो लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी और ट्रांसवर्सल के लिए भी ये क्या होगा, बराबर होगा। आल्सो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल दोनों के लिए बराबर होगा। एनी प्रॉब्लम किन्हीं को? अजम्पशन समझ में आया बचुआ? पहला अजम्पशन क्या था कि हर एक एटम जो है सो किसी दूसरे नाइबरिंग के क्या हो गए, इन्फ्लुएंस में रहते हैं। दूसरा अजम्पशन था कि स्टैंडिंग वेव क्रिएट करते हैं, जो एटम वाइब्रेट करते हैं वो, और स्टैंडिंग वेव का मतलब ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, चलो रेड कलर ले लो। रेड कलर, लाल रंग जो है ना प्यार का निशानी है। ठीक है, एनर्जी नॉट कंटिन्यूअस एंड क्वांटाइज्ड, इसमें एनर्जी कंटिन्यूअस भी नहीं होगा और क्वांटाइज्ड भी नहीं होगा। नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कितना होगा, 3n के इक्वल होगा। फिर मैंने कहा कि न्यू डी जो है सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले हम लोग कैलकुलेशन की तरफ। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं वो कितना होगा। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखते हैं समझाने के लिए, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इक्वल्स टू कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला है 4 पाई भी मतलब वॉल्यूम होता है, इसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, 4 पाई न्यू स्क्वायर, न्यू स्क्वायर मतलब ये है क्या, इंटू डी न्यू बाय सी क्यूब, सी क्यूब मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्यूब। ठीक है, इंटू भी मतलब यहाँ पर है वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो न्यू का मतलब क्या हुआ, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। सी मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अरे यार कहाँ चल गए यार, यहाँ पर आ गए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बच्चों, नोट करते जाओगे ठीक है कि नहीं दोस्तों, नोट करते जाओगे है ना। और भी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी का मतलब हुआ वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो म्यू है, ये डी म्यू है, वो क्या है सर, तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ यार, दुनिया में सब आदमी उतना तेज थोड़ी ना है कि इतना इतना एटम का वाइब्रेशन एक साथ काउंट कर ले। तो क्या करें, इतना इतना एटम का वाइब्रेशन एक साथ काउंट नहीं कर सकते तो क्या करें, तो क्या करें मतलब क्या, वही काम करो जो सब लोग करता है। कहा थोड़ा सा निकाल के बाकी को इंटीग्रेट कर दो। तो थोड़ा सा कैसे निकालें, उसके लिए वो फ्रिक्वेंसी रेंज चाहिए था। तो फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए क्या करें भैया, तो फ्रिक्वेंसी रेंज मान लो कि जो वाइब्रेशन होता है वो न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीचों बीच में होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। चलिए अच्छी बात है, ये देख रहे थे कहीं रिकॉर्डिंग कट नहीं गया। ठीक है, तो ये मैंने बता दी, नंबर ऑफ मोड्स जो होता है वो इतने होते हैं। अब देखिए जो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होता है उसमें जो वाइब्रेशन होता है, ओवरऑल वाइब्रेशन, उसका डायरेक्शन होता है इधर। ठीक है, और पार्टिकल का भी डायरेक्शन होता है इधर। ठीक है, और जो ट्रांसवर्सल होते हैं, ट्रांसवर्सल में क्या होते हैं, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं ऊपर और नीचे की ओर, और ये वाइब्रेट करते 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 इधर जाते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसवर्सल का ग्राफ बनता है इस तरह से। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल का ग्राफ बनता है इस तरह से। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या है कि इस तरह से है, और ट्रांसवर्सल में इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर दो गुना लेते हैं, ट्रांसवर्सल में क्या होगा, दो गुना मोड ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये इधर से वाइब्रेट कर रहा है, और ये जितना इधर से एक बार में कर रहा है उतना ये एक बार में जाने के बाद फिर और नीचे भी आ रहा है, तो दो गुना लेते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हो जाएगा फॉर लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्सल, वो कितना होगा देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर बोथ, ठीक है, दोनों के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दें लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल यहाँ चाहते तो 5 लाइन लंबा कर सकते थे। ठीक है ना, तो हम लोग वो नहीं चाहते। तो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितना होगा, तो वही फॉर्मूला देखिए नहीं जो यहाँ पर हमने लिखे हैं, बस उसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, है कि नहीं, हो जाएगा। 4 पाई देखिए यहाँ लिखे कि नहीं, 4 पाई न्यू स्क्वायर इंटू डी न्यू,
4 पाई भी लिख देते हैं ड्यू न्यू स्क्वायर इंटू डी न्यू बाय, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको ले रहे हैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल के लिए तो सिंपली से लेंगे, है ना, लॉन्गिट्यूडनल के लिए सिंपल लेंगे, लेकिन जब ट्रांसवर्सल के लिए लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके लेंगे, ठीक है। तो वही रहेगा ऊपर का सब चीज़, भी मतलब वॉल्यूम में न्यू स्क्वायर डी न्यू बाय यहाँ पर सी टी का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर सॉरी क्यूब, क्योंकि क्यूब था वहाँ पर ना, लाइट देख रहे हैं यहाँ पर क्यूब है स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ भी हो जाएगा क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कहानी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दोनों में जो कॉमन आ रहा है तो कॉमन वाले फैक्टर को बाहर निकालना ही बहुत बड़ा पुण्य वाला काम होता है। तो कॉमन वाले फैक्टर को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। कलर चेंज कर लिए थोड़ा अच्छा लगेगा। कॉमन वाला फैक्टर देखिए यहाँ पर क्या क्या है सब, ठीक है। 4 पाई भी और ये वाला भी कॉमन में आ जाएगा, ठीक है। तो 4 पाई भी हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पहले लिखते हैं सी टी वाला, ठीक है। तो 2 बाई सी टी का क्यूब प्लस 1 बाई सी एल का क्यूब, है ना, इंटू यहाँ पर जो है सो इंटीग्रेशन बचेगा 0 से लेकर के कहाँ तक, वी एन न्यू एम तक, या तो न्यू डी जो कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी को वाइब्रेट नहीं कर सकता, डी न्यू, ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आर नहीं समझ लेना इसको बच्चों, आर नहीं समझोगे, आर नहीं समझना है यहाँ पर, वो जो है ना उसको यार नहीं समझना है, नहीं तो हो जाएगा दिक्कत, ठीक है। डी न्यू ही समझना है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। और चलिए ठीक है, नेक्स्ट में नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन ये निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए एन का मतलब होता है अवोगाड्रो नंबर, क्या होता है एन का मतलब, अवोगाड्रो नंबर होता है, ठीक है। और के का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो जहाँ पर भी आएगा एन इंटू के तो हम लोग क्या करेंगे, उसको आर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो नंबर ऑफ मोड है वो उतना ही है जितना हम लोगों ने क्या किए थे, माने थे एजम्पशन में, जितना हम लोगों ने क्या किए थे, माने थे एजम्पशन में। अब ये कहाँ से पता चलेगा भाई, तो देखिए यहाँ पर, अरे यार ये कहाँ चल गया, कहाँ चल गया भैया, काहे ऐसे करते हो, तुरंत भाग गए वहाँ से, हैं, यहाँ पर आता है ना। तो इसको जो है सो इस तरह से दिखा लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कितना माने थे, 3n, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कहाँ पर नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, 3n माने थे। तो यही 3n जो है सो यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भी क्या लिख रहे हैं, 3n लिख रहे हैं, ठीक है। नो प्रॉब्लम, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस पढ़ते रहो घर पर, बाकी दिक्कत होगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो 3n के इक्वल हो जाएगा, इसको एक साइड में लिखते हैं बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 पाई भी, जो कि भी लिख रहे हैं, इंटू 2 बाई सी टी क्यूब प्लस 1 बाई सी एल क्यूब, है ना, इंटू इसको इंटीग्रेशन कर दें तो भी ठीक, नहीं करें तो भी ठीक, कर देते हैं इंटीग्रेशन तो आ जाएगा न्यू बाई क्यू। और जीरो से, चूंकि जीरो से लिमिट है ना बच्चों, तो जीरो से लिमिट है तो ऊपर लिमिट ही आएगा, नीचे वाला लिमिट तो आएगा ही नहीं। तो वी डी ले लीजिए, न्यू डी इक्वल्स टू कितना, जो कि है 3n के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, म्यू डी का क्यूब में जो है वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 3 और ये 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और n तो ऊपर में है ही, बाय 4 पाई भी जो है इधर से वो डिवाइड में आ जाएगा, 4 पाई भी इधर 2 बाई सी टी का क्यूब प्लस 1 बाई सी एल का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। बस इतने तो आएगा। इसको मान लो, इसको मान लो अपन इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए प्लैंक्स के अनुसार से जो एवरेज एनर्जी होती है किसी भी ऑक्सीलेटर में, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, ठीक है, एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी जो होता है ना बच्चों, एवरेज एनर्जी वो कितना होता है, एवरेज एनर्जी कितना होता है, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी ऑफ 1 मोल, कितने के लिए, 1 मोल ऑफ एटम, एटम के लिए कितना होता है, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी को यू के ऊपर में बार से डिनोट करते हैं, और वो कितना होता है तो हम लोग को बताया था एच न्यू बाई
ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन। अब ये बोलोगे कहाँ बताया था साहब, तो ये वहीं पर बताया था ना जहाँ पर आप लोग क्या किए थे बचवा, जहाँ पर हम लोग ये सेकेंड वाला जो आइंस्टीन का थ्योरी था उसमें निकाले थे। ठीक है, यू एवरेज इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए जो एवरेज एनर्जी एक का इतना हुआ। ठीक है, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एनर्जी निकालने के लिए जो एनर्जी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ मोड्स से। और नंबर ऑफ मोड्स जो है वो कहाँ पर है, देखिए इक्वेशन 1 में। ठीक है, ये यही दिक्कत है यहाँ का। ठीक है, इसको चलाने के लिए सीखना होगा। देखिए इक्वेशन 1 देख रहे हैं, इक्वेशन 1 यहाँ 3n के इक्वल लिखे हैं, तो यही है नंबर ऑफ मोड। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा आइए गए हैं तो थोड़ा कलरवा चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर कलर चेंज कर लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोड इक्वल्स टू इसमें पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, और जो एवरेज एनर्जी है वो अभी अभी तो लिखवे किए हैं, इसको नहीं भूलिएगा, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी, तो जो एवरेज एनर्जी है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोड्स से। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एवरेज एनर्जी जो है हमारे पास वो देखिए एच न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन ये है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ मोड है वो देखिए क्या है, 4πv इंटू 2/ct का क्यूब प्लस 1/cl का क्यूब। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन है यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी को इंटीग्रेट कर रहे हैं सबके लिए। ठीक है, तो सॉरी एनर्जी को नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोड्स में ही इंटीग्रेशन था, न्यू डी। ठीक है, और जो एच न्यू जो है वो क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यू स्क्वायर है यहाँ पर हो जाएगा न्यू क्यूब, क्योंकि यहाँ पर एच न्यू गुना हो जाएगा। ठीक है, और डी न्यू, अरे भैया इसको देखना चाहते हो, देखो यहाँ पर देखो, इसका बात नहीं कर रहे हैं हम, इससे ऊपर वाला स्टेप का बात कर रहे हैं, जो इक्वेशन 1 था। ठीक है, देखो यहाँ पर ये तुरंत चल गया नानी घर ये। इससे एक स्टेप ऊपर देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ स्क्वायर इंटू डी न्यू है ना, तो जब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे किससे, एच न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन से। तो ये एच और ये न्यू गुना होगा, तो न्यू इंटू न्यू हो जाएगा न्यू क्यूब, और एच को बाहर खींच लेंगे। तो देखो यहाँ पर एच को हम लोग बाहर खींच लें, एच जो है से यहाँ रख दिए, न्यू क्यूब हो गया डी न्यू बाय जो है वहाँ पर वही रख देंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रही भैया, देख लो। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हम लोगों ने इतना निकाल लिए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे क्या करें उसके लिए। ठीक है, तो टोटल एनर्जी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो U इक्वल्स टू जो हो जाएगा यहाँ पर, U जो है वो टोटल है, U बार एवरेज एनर्जी था, U इक्वल्स टू देख लेते हैं यहाँ पर, U इक्वल्स टू यहाँ पर देख लेते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसको दो पार्ट में करने की कोशिश करें क्या, नहीं एक ही पार्ट में कर देते हैं। तो जो ये जीरो से बी डी तक इंटीग्रेशन है, वो जीरो से हमने यहाँ पर न्यू डी तक इंटीग्रेशन रख दिए। गेट लगा दे, गेट ठंडा लग रहा है। एच न्यू बाय ई टू द पावर एच न्यू बाय के टी माइनस वन, ये वाला लिख रहे हैं। ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, और ये बाकी का टर्म जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर में लिख देते हैं। तो 4πv मतलब वॉल्यूम है, इंटू 2/ct का क्यूब प्लस 1/cl का क्यूब। ठीक है, इंटू जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया था, ये देखिए ये वाला बच गया था, तो हम लोग एक न्यू तो यहाँ पर ले चुके हैं। ठीक है, तो बचा यहाँ एक ही न्यू, तो वो हो जाएगा एच इंटू डी न्यू। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 गो न्यू था, न्यू का पावर 3 था, तो एक न्यू यहाँ पर ले चुके हैं और 2 यहाँ ले लिए, तो 3 हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा जस्ट आगे करते हैं। ठीक है, बस अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जानने की आवश्यकता है। U इक्वल्स टू
इसको साइड करते हैं, पहले 4 पाई वाला जो उसको बाहर आगे ले आओ यार, तो वो थोड़ा शोभा लगता है देखने में। सी टी का क्यूब प्लस 1/CL का क्यूब, ठीक है। और एच जो है यहाँ पर देख रहे हैं, एच, उस एच को यहाँ पर ले लिए हमने, ठीक है। हाँ, फिर इंटीग्रेशन जो 0 से लेकर के न्यू डी तक था उसको हमने रख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू डी का क्यूब था, देख रहे हैं, इंटू दिस क्यूब हो जाएगा, ठीक है, बाई e⁻h न्यू बाई के टी -1, ठीक है। अब ये देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट बंद और डी न्यू, ठीक है। इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन 3, जो भी है ना, 3 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर न्यू डी इक्वल्स टू जो आया था मेरे पास वो क्या था, ठीक है। न्यू डी इक्वल्स टू जो आया था मेरे पास वो क्या था, कहाँ निकाले थे न्यू डी, तो इक्वेशन 1 के बाद, ठीक है। तो वहाँ पर था न्यू डी का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूब हम नहीं लिख रहे हैं, तो अच्छा लिखिए दो, क्यूब लिखिए दो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या आता है, 9n/4π भी इंटू 2/CT का क्यूब प्लस 1/CL का क्यूब, ठीक है। अब ये कहाँ पर आ रहा है भैया, देखो यहाँ पर, इसको हम दिखा ही देते हैं, ठीक है। देखिए इक्वेशन 1 में, 1 के बाद देखिए यहाँ पर ये वाला चीज़ यूज की है, इक्वेशन 2 जो है ना इसको, ठीक है, 9n/4π भी इंटू दिस, ठीक है। तो वो अचानक से नहीं लिख दिए, उसका कुछ ना कुछ अपना वजूद है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, हाँ, ये हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये मैंने लिख लिए यहाँ पर। अब देखते हैं, यहीं से थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज कर लेते हैं। देखिए जो 4π भी है, देखिए यहाँ पर जो 4π भी है इंटू जो नीचे वाला टर्म है उतना इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो 1/CL का क्यूब दिए, ठीक है, इक्वल टू देखिए यहाँ पर 9n/न्यू डी का क्यूब, ठीक है, 9n/न्यू डी का क्यूब। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, और इक्वेशन 4 को यूज कर देते हैं हम लोग कहाँ पर, यूजिंग इक्वेशन 4 इन 3। अब ये 3 कहाँ था सर, तो 3 देखिए यहीं पे थे ऊपर में, ठीक, एक स्टेप और, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो देखो, u इक्वल्स टू, हल्ला नहीं करना है, u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 4π भी से यहाँ तक का वैल्यू लिखेंगे 9n/न्यू डी का क्यूब, ठीक है, 9n/न्यू डी का क्यूब, ठीक है, इंटू एच, और इंटीग्रेशन में जो था वो रहने देंगे, ठीक है। न्यू डी तक का इंटीग्रेशन होगा न्यू क्यूब बाय e⁻h न्यू बाय के टी -1, ठीक है, इंटू डी न्यू। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन 5, ठीक है। अब यहाँ से कुछ एजम्पशन करते हैं ताकि इंटीग्रेशन शॉर्ट हो जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, एजम्पशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट मान लेते हैं कि जो एच न्यू बाई के टी है वो किसी एक फैक्टर के इक्वल है, एच न्यू बाई के टी वो है एक्स के इक्वल, ठीक है। इसको इक्वेशन 6 मान लो, ठीक है। और जब कभी भी यहीं पर लिख देते हैं, जब कभी भी क्या करेंगे, ये न्यू को क्या करेंगे हम लोग, ले जाएंगे न्यू डी के पास, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, तब ये जो एक्स होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा और एक्स मैक्सिमम तक चला जाएगा, ठीक है। एक वेरिएबल है जो इसके इक्वल माने हैं। फिर है यहाँ पर आगे न्यू इक्वल टू, इसी से सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा के टी बाई एच इंटू एक्स, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 7। नेक्स्ट में इसीलिए अब कैलकुलेट करेंगे डी न्यू इक्वल टू के टी बाई एच इंटू डी एक्स, ऊपर वाले का जस्ट डिफ्रेंसिएशन कर दिए इसका, ठीक है। अब जो कुछ भी वैल्यू आया 6, 7 और 8 में, इसको पुट कर देंगे हम लोग 5 में, 6, 7 और 8 इसको मान लीजिए, जो भी वैल्यू आया वो पुट करेंगे हम लोग 5 में। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन 6, 7, 8 इन 5, ठीक है।
अब देखिए कहाँ कहाँ यूज करेंगे, एच न्यू बाय के टी जहाँ मिलेगा वहाँ एक्स पुट करेंगे। तो u इक्वल्स टू 9n एच, देखिए यहाँ 9n एच बाय जो न्यू डी है उसको रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। 0 से लेकर के इंटीग्रेशन इसका न्यू डी तक, ठीक है, उसका वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। इनटू देखिए यहाँ पर न्यू क्यूब है, देख रहे हैं, और उसके बदले हम लोग क्या पुट करेंगे, के टी बाई एच इंटू एक्स का होल क्यूब, के टी बाई एच इंटू एक्स का होल क्यूब, ठीक है, बाय ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी जो है उसके बदले एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, -1, ठीक है, एच न्यू बाई के टी के बदले एक्स लिख सकते हैं -1, ठीक है, इनटू जो डी न्यू है यहाँ पर देखें, डी न्यू के वैल्यू जो है यहाँ पर इक्वेशन 8 में वो है के टी बाई एच इंटू डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर कहानी खत्म। अब थोड़ा देर और, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो है सो आगे हम लोग निकाल रहे हैं u इक्वल्स टू, यहाँ पर कलर चेंज कर लेना जरूरी, नहीं तो कोइंसिडेंट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो u इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली सॉल्व कर दे रहे हैं, 9n को एक साथ लिख रहे हैं, 9n देख रहे हैं, ये 9n एक साथ लिख दिए, बाई जो ये है यहाँ पर न्यू डी का क्यूब, इसको भी एक साथ ही लिख दिए, इनटू देखिए यहाँ पर के टी बाई एच का होल क्यूब है, के टी बाई एच का होल क्यूब है, और यहाँ भी के टी है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, के टी बाई एच का होल क्यूब है, ठीक है, और ये एच कैंसिल हो गया तो बचा 9h, नीचे वी डी का क्यूब है, और ये के टी बाई एच का क्यूब यहाँ लिख दिए हैं इनटू, ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला के टी है इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं के इंटू टी, ठीक है, अभी इंटीग्रेशन रहेगा 0 से न्यू डी तक जो कि है पहले से, और ऊपर में बच जाएगा क्या, ऊपर में बच जाएगा एक्स क्यूब, और नीचे में क्या बच जाएगा ई टू द पावर एक्स -1 इंटू डी एक्स, ठीक है, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन चुका है यहाँ पर, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब एक स्टेप और हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है सो एक्स का क्यूब न है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला एक स्टेप और देखते हैं, यू एनर्जी जो है वो हो जाएगा 9n के टी, 9n के टी, ठीक है, बाय नहीं लेते तो यहाँ पर के टी जो है के टी बाई एच उसका होल क्यूब तो है ही, साथ में नीचे देखें वी डी का क्यूब है, तो वी डी नहीं न्यू डी का क्यूब है, ठीक है, कर दिए एक साथ, और इंटीग्रेशन जो है ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के न्यू डी तक, ठीक है, ये इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय ई टू द पावर एक्स -1 इंटू डी एक्स। अब ये जो है मेरा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाता है, ठीक है, सबको अरेंज करने के बाद इसको मान लेते हैं हम लोग, कोई फिक्स एक इक्वेशन मान लेते हैं, इसके बाद हम हर एक कंडीशन में यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सी भी इक्वल्स टू, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ और एज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा करो, हाँ, यहाँ पर जो एज्यूम कर रहे हैं वो देखिए क्या है कि जो एच न्यू बाय के टी है उसको हमने माना था एक्स, क्या माने थे एक्स, ठीक है, तो एच न्यू जो है वो जब डी भी न्यू डी के करीब जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स एम हो जाएगा, ठीक है, ये भी बताए थे। तो जो यू है वो कितना है यहाँ पर 9n के टी तो है ही ऊपर में, यहीं पर देखिए 9n के टी तो है ही ऊपर में, ठीक है, तो के टी बाई एच न्यू डी का होल क्यूब, ठीक है, अब 0 से यहाँ पर एक्स एम तक जाएगा, क्योंकि हमने कहा था कि जब ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, वेरी करेगा, और एक्स क्यूब बाय ई टू द पावर एक्स -1 इंटू डी एक्स, ठीक है, ये मान लो अपना अगला इक्वेशन जो कि है इक्वेशन 9। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मानते हैं, लेट एच न्यू डी बाई के, इसको मान लेते हैं थीटा डी, तो अगर हम इधर भी टी से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ, यही फैक्टर जो माने थीटा डी बाई टी, इसको मान लिया यहाँ पर थीटा डी बाई टी जो है, ठीक है,
यही तो है मेरा, कितना किसके इक्वल, एक्स के इक्वल। देखिए यहाँ पर एच न्यू एम एच न्यू डी बाई के टी एक्स एम के इक्वल है, तो ये भी हो जाएगा एक्स एम के इक्वल। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारा इक्वेशन। नेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पर टी को हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर टी को हटा दीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 10 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 11, बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अब जो है से यहाँ इक्वेशन 9 से कुछ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 9 फ्रॉम इक्वेशन 9 u इक्वल्स टू 9n/kt। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर के टी बाई एच न्यू का होल क्यूब है ना, तो वही के टी बाई एच न्यू को हम लोग क्या माने, देखिए यहाँ पर के टी बाई एच न्यू टी है, उसको माने एक्स। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स है वो कितना है, 1/एक्स जो है यहाँ पर, यहाँ से कैलकुलेट करें तो थीटा डी बाई टी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे थीटा डी बाई टी का होल क्यूब इनटू इंटीग्रेशन जो होगा वो 0 से लेकर के थीटा डी बाई टी तक होगा, क्योंकि अब जो है सो थीटा डी बाई टी के बदले में हम लोग लिखते जा रहे हैं एक्स एम को। ठीक है ना, तो एक्स एम जो है वो किसके इक्वल, थीटा डी बाई टी के। तो इंटीग्रेशन में जो यहाँ पर एक्स एम है यहाँ पर वो हो जाएगा यहाँ पर थीटा डी बाई टी। ठीक है, और जो एक्स क्यूब है वो रहने देंगे बाई ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, यहाँ तक भी रहने देंगे। ये हो जाएगा इक्वेशन 12। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसी में हम लोग क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि सी वी इक्वल्स टू कितना होता है, सबको पता है सी वी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो वही एनर्जी का डेरिवेटिव यहाँ पर हम लोग करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में, तो सी वी इक्वल टू होता है डी बाई डी टी। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी जो होता है वो एनर्जी का डेरिवेटिव होता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं। तो हमारे पास जो एनर्जी आ चुका है उसको हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हर जगह ज़रूरत पड़ती है इसका। तो 9n/kt। ठीक है, और यहाँ पर है टी बाय थीटा डी का होल क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू थीटा डी बाई टी। थीटा डी मतलब मैक्सिमम, तो डी बे टेम्परेचर कहते हैं इसको, एक्स क्यूब बाय ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ तक ले लेते हैं हम इसको, डी एक्स है यहाँ पर, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डी एक्स है। ठीक है, एक मिनट, इसी को जब हाइड कर देंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ, देख देख के हम। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, पहला कंडीशन मानते हैं। कंडीशन दो चीज़ क्या क्या, कि जो दो एवेलुएट था, एक जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, एक जब टेम्परेचर कम हो। तो पहला कंडीशन लेते हैं कि जब टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा हो, व्हेन टी इज़ हाई, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तब जाके डीबे साहब ने क्या बताया। ठीक है, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, इसका मतलब जो टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, बैटरी लो हो रहा है, ज़्यादा होगा किससे, थीटा डी से। ठीक है, और इस कंडीशन में अगर हम थीटा डी को क्या करें, डिवाइड करें टी से, तो ये बहुत 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 क्या आएगा, कम आएगा, एक से बहुत बहुत कम आएगा। ठीक है, और आपको पता है कि ई टू द पावर एक्स का वैल्यू होता है 1 प्लस एक्स प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। और चूँकि ये बहुत कम है, एक से कम है, तो बाकी के टर्म को हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ई टू द पावर एक्स इक्वल टू बचेगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9n/kt, जो ऊपर में लिखे हैं यहाँ पर वही चीज़ लिखे हैं, 9n/kt इंटू टी बाय थीटा डी का होल क्यूब इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा डी बाई टी। ठीक है, थीटा डी बाई टी हो गया इंटीग्रेशन, और यहाँ पर एक्स क्यूब ऊपर में है और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, और ये 1 प्लस एक्स किसका वैल्यू है, ई टू द पावर एक्स का इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 9n/kt इंटू टी बाई थीटा डी का होल क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू थीटा डी। ठीक है, और यहाँ पर एक्स क्यूब ऊपर में और नीचे में एक्स कटेगा तो बच जाएगा ऊपर में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए थोड़ा देर और, इसके बाद ये वाला कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो एनर्जी इक्वल टू जो आएगा 9n/kt आएगा इंटू
टी बाई थीटा डी का होल क्यूब इंटू, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब के जगह पे अगर हम लिमिट पुट करें तो थीटा डी बाई टी का क्यूब लिमिट होगा। अब इसको देखिए यहाँ पर टी क्यूब, यहाँ पर दोनों जो सो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो यू इक्वल टू बचा कितना 9n के टी, ठीक है। और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स क्यूब बाई थ्री, तो जो नीचे में थ्री आएगा उसको 1/3 यहाँ ले देते हैं, और ये थ्री से ये 9 जो कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 3n के टी, तो एनर्जी इक्वल टू बच जाएगा यहाँ 3, और n इंटू के को बोलते हैं आर, गैस कॉन्स्टेंट। तो n मतलब क्या होता है अवोगाड्रो नंबर, ठीक है, अवोगाड्रो नंबर। और k मतलब क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और n इंटू के इक्वल टू आर होता है, आर को कहते हैं हम लोग क्या गैस कांस्टेंट, आर को क्या कहते हैं हम लोग गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर u इक्वल टू हो गया 3RT, ठीक है। अब देखिए जब सी भी इक्वल टू निकालेंगे इस कंडीशन में तो डी बाई डी टी होगा किसके 3RT का, ठीक है। और 3R आपको पता है यहाँ पर कॉमन है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा टेम्परेचर का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सी वी इक्वल टू 3R इंटू 1, और ये आ जाएगा सी वी इक्वल टू 3R, जो कि हर एक रिजल्ट से बिल्कुल मैच कर रहा है, चाहे वो डुलोंग पिटिट का हो, आइंस्टीन का हो, या डीबे थ्योरी का हो, तीनों कंडीशन में जो है सो ये मिल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा टेम्परेचर के लिए तो डीबे साहब ने अपना थ्योरी प्रूफ कर दी है, लेकिन कम टेम्परेचर के लिए डीबे साहब को अपना थ्योरी प्रूफ करना था, और ये बहुत ही बड़ा मतलब क्या कहते हैं कि एक रिसर्च था, ठीक है। सबका नज़र इसी के ऊपर थमा हुआ था, तो सब लोग इधर ही नज़र रखिए, है ना। तो यहाँ पर केस 2 जो है वो हम लोग लेंगे लेस टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो एट लो टेम्परेचर के लिए केस 2 लेंगे, ठीक है। तो लो टेम्परेचर के लिए जब केस 2 ले रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या होगा टेम्परेचर बहुत कम होगा इन कंपेयर टू थीटा डी। थीटा डी मतलब जो हीट है या तो टेम्परेचर है किसका डी बाई टेम्परेचर से, ठीक है। आप देखिए जब बहुत कम चीज़, जो बहुत कम मतलब कि जो जीरो के अप्रोच आता है, तो जब हम क्या करें किसी भी नंबर को जीरो से अप्रोच होने वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो अप्रोक्स हमको कितना देगा इन्फिनिटी देगा, ठीक है। वो अप्रोक्स हमको कितना देगा इन्फिनिटी देगा। तो जब थीटा डी बाई टी होगा वो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। अब जो इक्वेशन था लास्ट में यहाँ पर u इक्वल टू करके उसी में हम लोग ये पुट कर रहे हैं 9n के टी इंटू टी बाय थीटा डी का होल क्यूब था, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन था जीरो से लेकर के। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि थीटा डी बाई टी के बदले कितना इन्फिनिटी, और एक्स क्यूब बाई ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो u इक्वल टू 9n के टी इंटू टी बाई थीटा डी का पावर 3 इंटू, ये जो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू होता है पाई का पावर 4/15, ठीक है। इसको हम लोग जब पूरा तरीके से काट देंगे तो जो आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले जितना कांस्टेंट वाले टर्म है उसको साइड लिख देते हैं, 9n के इंटू पाई का पावर 4/15 इंटू 1 थीटा डी का क्यूब इंटू यहाँ पर देखिए टी का पावर 4 जो है वो रह गया एक साथ में, ठीक है। अब बताइए जो होता है सी बी का फॉर्मूला होता है सी बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ यू। तो डी बाई डी टी जैसे करेंगे यू के जगह पे हम लोग ये पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें से क्या होगा टेम्परेचर के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है तो वो सब क्या होंगे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तब पाई का पावर 4/15 यहाँ बाहर आ गया, 1 थीटा डी का क्यूब भी बाहर हो गया, और यहाँ पर जो डिफ्रेंसिएशन हुआ किसके किसके बीच में, तो डिफ्रेंसिएशन हुआ टी का पावर 4 डी बाई डी टी, ठीक है। ये हम इसको इधर ब्रैकेट में रख दिए। तो 9n के इंटू पाई का पावर 4/15 इंटू 1 थीटा डी का क्यूब, ठीक है, इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 4t क्यूब आएगा, ठीक है। क्योंकि डिफ्रेंसिएशन आपको पता है 4x स्क्वायर सॉरी ये x का पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो, जितना पावर गुना है उसमें से एक पावर माइनस हो जाता है, तो 4x क्यूब हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मान लेता है, यहाँ पर जो डीबे है वो इस तरह करते हैं, बाकी चीज़ तो कांस्टेंट है, वो कहते हैं कि देखिए भैया सी वी इक्वल टू ये तो है, तो जो 9n
के इंटू पाई का पावर 4 बाय 15 इंटू थीटा डी का क्यूब, इतना जो है सो इंक्लूडिंग 4 जो है सो क्या है, कांस्टेंट है, और टी का पावर 3 यहाँ रह जाता है। तो इस सब को कांस्टेंट मान लेता है प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 3। तो सी भी जो आता है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर का पावर 3 का। और यही जो है सो क्या हो रहा था, एक्सपेरिमेंट से आ रहा था। तो यहाँ पर जो डीबे साहब है ये बिल्कुल अपने फॉर्मूला को फिट कर दिए और यहीं पर जो है सो लास्ट फार्मूला बन गया। ठीक है, लेकिन डीबे साहब का कुछ कुछ खामियां हैं जो अभी भी बाकी है। अगर कोई वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो उसको खोजिएगा। ठीक है, और वो खामियां क्या है वो कल बताएंगे। जब ग्राफ बनता है तो उन्होंने बताया कि जब कभी ग्राफ बनता है तो इधर अगर हम लोग सी भी लें तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, 3r, और ये इस तरह से क्या हो जाएगा डॉटेड लाइन में। ये था डुलोंग और पीटिट लॉ का अपना। ठीक है, डुलोंग एंड पीटिट्स लॉ का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो आए सेकेंड में आइंस्टीन साहब, उन्होंने कहा अगर ये रूम टेम्परेचर है, और उन्होंने कहा अगर यहाँ मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का, ठीक है, तो उस समय जो होगा वो सी भी हो जाएगा इसका स्पेसिफिक हीट और कैपेसिटी, और ये जो एक्सपोनेंटली घटेगा। इस तरह से ग्राफ बना दिया आइंस्टीन साहब ने। ठीक है, ये बनाए कौन, आइंस्टीन ने, आइंस्टीन। ठीक है, और उसके बाद जो डुलोंग और पीटिट लॉ था वो बिल्कुल भी फिट खा गया किसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट के ऊपर। और ये एक्सपेरिमेंटल भी था और डुलोंग और पीटिट लॉ में फिट भी खा गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल था और डुलोंग और पीटिट लॉ, सॉरी इसमें क्या बोलते हैं, डीबे थ्योरी में ये फिट भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ बना लेना। यहाँ तक अगर बना लिए तो आपको 12 मार्क्स पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए खेद है, लेकिन जो कोशिश करते हैं अगले बार वीडियो शॉर्ट होगा। और ये सॉलिड स्टेट का जो ये थ्योरी है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। देखिए इनका डीबे का भी कुछ न कुछ गलत अजम्पशन था। ठीक है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, क्योंकि अगला जो अजम्पशन होगा वो आपकी रिसर्च पर बेस्ड हो सकता है बाद में आप साइंटिस्ट बने तो इनका जो कमियां था उन्हीं को लेकर के, जिस तरह से आइंस्टीन का जो कमी था वो डीबे ले लिए तो डीबे का कमी आप ले लेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर देखिए कोई भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुरुआत से लेकर के अंत तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए हमने शुरुआत से हर एक अजम्पशन को बताए हैं, और अजम्पशन के बताने के साथ साथ हमने उनका जो कमियां थी पहले वो भी बताए हैं। ठीक है, डुलोंग और पेटिट्स लॉ का, आइंस्टीन का, और तब गए हम लोग डीबे के बारे में। ठीक है, तो हम समझते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।